हेलो एवरीवन। आज का जो आपका सेशन है वो एनवायरमेंटल एजुकेशन पे ही बेस्ड है। इसका आज हम पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स और काफ़ी कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया था। पार्ट 2 में हम देखेंगे इसका मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। चलिए हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आज आपका सेशन प्लीज़ नोट ज़रूर कीजिएगा। नोट यदि आप करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, फर्स्ट है आपका मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, मीनिंग वर्बली तो वैसे तो हम मीनिंग जानते हैं, जो हम अपने स्कूल लेवल में ही पढ़े हैं कि एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट किस वर्ड से आया है, वो आपका आया है फ्रेंच वर्ड से, जो कि वर्ड है एनवायर, जिसका मीनिंग होता है एनसर्किल ऑफ और या सराउंडिंग। ओके, सो एनवायरनमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मैनी वेरिएबल्स विद सराउंड। जो हम अपने आसपास कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो मतलब कॉम्प्लेक्सिव चीज़ें भी देखते हैं, हर प्रकार के ऑर्गेनिज्म देखते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हम देखते हैं, ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन क्या हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यहाँ पढ़ेंगे, तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बात करेंगे। फिर एनवायरमेंटल एजुकेशन किस प्रकार से मतलब इंटर रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म की फैक्टर्स, जितने भी एनवायरमेंटल के अंदर जितने भी फैक्टर्स आते हैं कि मतलब आपका अर्थ, ठीक है, मतलब लैंड है, वाटर है, फूड चेन है, वाटर साइकिल है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, बहुत सारे मतलब कि यदि हम देखें तो आपका मतलब डोमेन्स हैं। हम सारी चीज़ों को, जो मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ है, ठीक है, हम सारी चीज़ों के यदि हम देखते हैं या स्टडी करते हैं, और उसमें इंक्लूडेड विद साइंस। ओके, और हमारी डेली एक्टिविटीज़, अगर इस प्रकार की चीज़ें यदि आपको मिलती हैं, और इसके लिए जब हम स्टडी करते हैं, जब हम किसी चीज़ों को जानते हैं या हम अवेयर होते हैं, ठीक है, तो ये आपका होता है एनवायरमेंटल एजुकेशन। और ये जो एनवायरमेंटल एजुकेशन होता है, ये सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कोई पर्टिकुलर ये नहीं कि किसी एक के लिए ज़रूरी है, ये सबके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो ये है आपका मीनिंग कि एनवायरमेंटल एजुकेशन का मीनिंग क्या है और किन किन चीज़ों से ये रिलेटेड होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं यस, स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन के स्कोप क्या है। अब बहुत सारी चीज़ों को हम नॉलेज लेते हैं तो हमें स्कोप भी पता होना चाहिए कि इनका यूज़ क्या क्या है, इनका किस बेसिस में यूज़ होता है। कि एनवायरमेंटल एजुकेशन डिसिप्लिन हैज़ अ मल्टीपल एंड मल्टी लेवल स्कोप्स, मतलब बहुत सारे स्कोप हो सकते हैं। नाउ द स्टडी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इसकी स्टडी इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन नेसेसरी, कि स्टडी इंपॉर्टेंट है कि नेसेसरी नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन। ये वही अभी जैसे मैंने अभी बोला कि ये पर्टिकुलर कोई बच्चों बस के लिए ज़रूरी है, सबके लिए, प्रत्येक के लिए ज़रूरी है। इसकी स्टडी करना सबके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, सो ना तो यहाँ कोई पॉइंट्स हैं आपके बहुत सारे। तो सबसे पहला कीवर्ड है स्टडी क्रिएट्स अवेयरनेस। स्टडी क्रिएट्स अवेयरनेस, आप कीवर्ड भी नोट करते जाएंगे और एक्सप्लेनेशन आप इससे ले सकते हैं, या ऑलरेडी यदि आप नोट भी नहीं करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप एक्सप्लेनेशन बस ले लीजिए। तो पहला कीवर्ड है स्टडी क्रिएट्स अवेयरनेस। कि स्टडी क्रिएट्स अवेयरनेस किसकी स्टडी, मतलब किस बेसिस में होता है। एनवायरमेंटल में हम जानते हैं कि दो रिसोर्सेज काम करते हैं, एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेस, एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, मतलब कुछ चीज़ें जो नई बन सकती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो नई नहीं बन सकती हैं। तो उस रीज़न में हम काम करते हैं। ठीक है, तो एनवायरमेंट ऑफ पोटेंशियल पैटर्न्स ऑफ यूटिलाइजेशन, किस प्रकार से वो और जो रिसोर्सेज हमारे पास उनका यूज़ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ठीक है, रिसोर्सेज तो वो होते हैं जो ऐसा गिफ्ट जो प्रकृति के द्वारा जो आपको फ्री में मिला हुआ है, और जब उसको आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए किसी प्रकार के कोई दूसरे रिसोर्सेज के साथ ऐड करके और अपनी इम्पोर्टेंस को या अपना किस प्रकार से अपनी लाइफ को मतलब कंफर्टेबली जीने के लिए आप क्या करते हैं, उनका यूज़ करते हैं, तो इनको हम रिसोर्सेज कहते हैं। सो इसी प्रकार से जो आपकी अब ये फ्यूचर लेवल में किस प्रकार से काम करेगी, आपके स्टेट और कंट्री लेवल में आपके किस प्रकार से काम करेगी, और उसकी जब हम स्टडी कर जब एनालाइज करते हैं तो इसके हमें यही ज्ञान मिलता है कि स्टडी किस प्रकार से, मतलब इसकी जो अवेयरनेस है किस प्रकार से ग्रो होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट। यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। सेकंड पॉइंट का जो आपका कीवर्ड है वो है इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम का डायग्राम के बना के भी आप बता सकते हैं कि डायग्राम के इकोलॉजिकल सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उनके रिलेशनशिप और जितने ऑर्गेनिज्म हैं, जितने की स्पीसीज हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप बता सकते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम में, जिसमें कि बायोडाइवर्सिटी और हमारे डोमेन्स ऑफ द अर्थ भी उसमें ऐड हो सकते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट पे है आपका बायोडाइवर्सिटी रिचनेस, कि जिसमें कि ऑलरेडी पूछ लिया गया है, सीधे सीधे बात की गई है थर्ड आपके पॉइंट में। सो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, सो वी शुड टू प्रोवाइड अ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द बायोडाइवर्सिटी, सो दैट द पोटेंशियल डेंजर टू स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट में किस प्रकार से इनका पार्टिसिपेशन रहता है।
फोर्थ में है स्टडी इनेबल्स टू वन टू अंडरस्टैंड एंड द कॉजेस ऑफ कॉन्सिक्वेंस ड्यू टू नेचुरल एंड इंक्लूड डिजास्टर। ठीक है, अब यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट की मतलब एक डिजास्टर के बारे में सारी चीज़ों को आपको पढ़ना होता है, वो किस कारण आते हैं और वो किस बेसिस में आते हैं, मतलब जब जब आते हैं तो मतलब उनका रीज़न क्या होता है, जो भी आपके नेचुरल डिज़ास्टर हैं उनका स्टडी करना। ठीक है, जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड एंड साइक्लोन। ठीक है, एंड फिर उसके बाद आती है आपके फिफ्थ पॉइंट में कि जो पॉल्यूशन के लिए भी इन्होंने बताया हुआ है कि वो, और फिर उसके बाद जब उस चीज़ें आती हैं तो किस प्रकार से अफेक्ट करती हैं, मतलब कौन कौन से इफेक्ट डालती हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट में इवैल्यूएशन, जो हम कोई भी चीज़ें करते हैं तो हमको उनका एक इवैल्यूएशन पर्पस भी पूरा कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो ये है आपके स्कोप क्या क्या है। चलिए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। अब एनवायरमेंटल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है, इंपॉर्टेंस के कॉम्प्रिहेंसिव व्यूज़, मतलब अलग अलग नज़रिए से इसके अलग अलग एनवायरमेंटल सिस्टम की हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू है। किस प्रकार से जो सिटीजन्स होते हैं, जो डेली का जो वर्क करते हैं, उसमें साइंस कहाँ कहाँ से इंक्लूड होता है, साइंटिफिकली वर्क उन्हें करना चाहिए। तो इंपॉर्टेंस बताएगी कि आप जो डेली के जो काम करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के बारे में, जो भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करते हैं, तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कहाँ से मिलते हैं, हमें ये एनवायरनमेंट से ही मिलते हैं। फर्स्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन का हमें रेट स्पेशली, मतलब अगर सीधे देखा जाए तो एक अलार्मिंग रेट के लिए बताया गया है। क्यों? क्योंकि ये एनवायरनमेंट का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। ठीक है, एंड सेकेंडली द नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पहले ही बात कर सके हैं कि जो कि आपको नेचर के द्वारा प्रदत्त है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंस उसकी बताई गई है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं, जो कि हमारी लाइफ को बहुत ही कंफर्टेबल फील कराते हैं। एंड नाउ थर्ड इज़ द मेथड्स एंड टेक्निक्स, किस प्रकार के मेथड्स और टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंस है इसकी कि कौन कौन से नेचुरल, जो कि क्योंकि एडवांसिंग लेवल में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो उस लेवल पे भी इन्वायरमेंटल एजुकेशन पूरा काम करता है। फिर फोर्थ है आपका फोर साइटेड। ठीक है, ये हर मतलब देयर इज़ नो फोर साइटेड, लेकिन ये क्या करता है, बहुत ही ओवर एक्सप्लॉइटेड, कि जिसमें कि फोर साइड कंडीशन की हर अगर कंडीशन को यदि हम देखें तो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें कुछ ना कुछ बचाना ज़रूरी है। तो मतलब ये सारे एंगल्स को लेकर काम करता है एनवायरमेंटल एजुकेशन। फिफ्थ है आपका अनप्लान रिसोर्स लीड टू पोल्यूशन। ठीक है, पोल्यूशन लेवल में, क्योंकि एनवायरमेंट यदि हम अच्छा रखेंगे तो पोल्यूशन जो प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी रिड्यूस होगी। तो उसके लिए बताया गया है कि यदि आप एनवायरमेंट को बहुत अच्छा रखेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, तो आपको सारी चीज़ों का ज्ञान होगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं आप कि उसकी इंपॉर्टेंस को और बढ़ा सकते हैं और एज इट इज़ उसको मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये आपके जितने भी 6, 7, 8, 9 एंड 10 पॉइंट्स हैं, इसमें आपका जो 6 में कीवर्ड है वो है डिग्रेडेड एनवायरनमेंट। 7th में है आपका, ठीक है, कि आपके जितने भी मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है आपके एनवायरनमेंट के प्रति, आप उसको निभाएं, जिससे कि हमारी जो पृथ्वी है, मतलब जो सेव द अर्थ। ठीक है, सेव द अर्थ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के मैनर में आप ले सकते हैं कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द ह्यूमन बीइंग। यहाँ ह्यूमन बीइंग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही हर चीज़ की इंपॉर्टेंस को बढ़ा सकता है और बना सकता है। एंड 8 कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग लेवल पे ही यदि हम किसी चीज़ की यदि स्टडी करने के बाद यदि उसको करते हैं तो मतलब और अच्छा होता है कि आपको हर चीज़ की स्टडी भी यदि करते हैं तो हम काफ़ी चीज़ों से अवेयर हो जाते हैं, हम सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिकली वे में हम करने लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें 8 पॉइंट में हम ह्यूमन बीइंग की ही यहाँ बात हो रही है, क्योंकि यहाँ ह्यूमन बीइंग का सबसे बड़ा रोल है। 9th है आपका इंडस्ट्री लेवल पे। ठीक है, सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन, अर्बन एरियाज़ में बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं सबसे ज़्यादा, तो हमें उनका चीज़ों का ध्यान रखना है। यदि आपको पता है कि इंडस्ट्री के खुलने से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, तो आप चीज़ों को लोगों को अवेयर कराएं। नाउ 10th द नंबर ऑफ एंड द एरिया एक्सटेंट इन दे आर प्रोटेक्टेड एरिया। कुछ ऐसे भी एरियाज़ होते हैं जो प्रोटेक्टेड एरिया की बात हो रही है, मतलब यहाँ ह्यूमन बीइंग से लेकर निकल के हम वाइल्ड लाइफ की भी बात कर रहे हैं। तो जो सेंचुरीज वगैरह हैं, देखिए ह्यूमन बीइंग्स तो अपने घर बना के रह सकता है, तो क्या जंगल में रहने वाले जानवर क्या हमारे साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो उनके लिए भी जो सेंचुरीज बनाई गई है वो सेफ़ है कि नहीं, कि वो इन्वायरमेंट भी हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि उनकी भी सुरक्षा हमारे लिए बहुत मान्य रखती है। ठीक है, तो ये है आपके इंपॉर्टेंस इन्वायरमेंटल एजुकेशन की स्टडी, मीनिंग एंड इसका स्कोप। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए, और ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आएगा तो प्लीज़ और मेरा वीडियो जल्दी से जल्दी शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।
शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आपको, यदि मैं डालती हूँ तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन क्लियर हो सकता है। और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका जो वीडियो है वो आपका डल चुका है। ठीक है, प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो। शेयर करने से ही आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। टेक केयर एंड बाय बाय।